Hello everyone, welcome to KC Nandan Academy. I'm here back with the new topic that is टॉट डिस्टिंग्विश करते हैं हम क्राइम और कॉन्ट्रैक्ट के बीच में. देखिए हम लोग ऑलरेडी लॉ ऑफ टॉट जो है इसका कंसेप्ट हम लोग कंसिडर कर चुके हैं कि लॉ ऑफ टॉट होता क्या है. तो लॉ ऑफ टॉट क्या है, आपका सिविल रॉन्ग है, एक सिविल लॉ है, ठीक है, और इसकी रेमेडी भी वही होती है जो एक सिविल रॉन्ग की होती है, ठीक है. तो यहाँ पर और सिविल रॉन्ग की रेमेडी क्या होती है, रेमेडी होती है आपके डैमेजेस, ठीक है. आपने कोई रॉन्गफुल एक्ट किया है, उसकी क्षतिपूर्ति के लिए कोई रॉन्गफुल एक्ट हुआ है, उससे जो डैमेजेस हुए हैं, डैमेज हुआ है, उस डैमेज यानी कि क्षति हुई थी है, उसकी क्षतिपूर्ति आप डैमेजेस के थ्रू करते हैं, यानी कि कंपनसेशन के थ्रू करते हैं, ठीक है. वर्ड यहाँ पर दिया गया है डैमेजेस, ठीक है. तो अब हम लोगों ने ऑलरेडी जब मैंने स्टार्ट किया था टॉपिक, तो मैंने आपसे कहा था, मैंने आपको डिस्कस भी किया था कि सिविल और क्रिमिनल में डिफरेंस क्या है. देखिए क्रिमिनल सिविल जो होता है वो इंडिविजुअल के अगेंस्ट होता है, और क्रिमिनल जो है वो होल सोसाइटी के अगेंस्ट है, ठीक है. होल सोसाइटी के अगेंस्ट कोई भी एक्ट है तो वो जो माना जाता है, वो जो ऑफेंस है वो पूरी जो सोसाइटी है उसके अगेंस्ट माना जाता है, ठीक है. तो डिफरेंस बिटवीन टॉट एंड क्राइम क्या है, द रॉन्ग विच आर कंपैरेटिवली लेस सीरियस, ठीक है. कौन सा टॉट है, कंसिडर टू बी अ प्राइवेट रॉन्ग. प्राइवेट रॉन्ग क्यों, क्योंकि मैंने आपसे ऑलरेडी कहा जो सिविल आपका रॉन्ग होता है वो एक इंडिविजुअल के अगेंस्ट होता है, बट कि जो क्रिमिनल होता है दैट इज अगेंस्ट द होल सोसाइटी. तो यहाँ पर क्या है, हम प्राइवेट रॉन्ग यानी कि इंडिविजुअल रॉन्ग की बात कर रहे हैं. इंडिविजुअल रॉन्ग कोई भी रॉन्गफुल एक्ट की बात करते हैं, एंड हैज़ बीन लेबल्ड एज सिविल रॉन्ग. वेयर इज मोर सीरियस रॉन्ग्स की हम क्यों बात करें, क्योंकि वो सोसाइटी के अगेंस्ट है, ठीक है. आपका कोई भी एक्ट जो सोसाइटी के अगेंस्ट, कोई ऐसा ऑफेंस जो सोसाइटी को कहीं ना कहीं से अफेक्ट करता है, ठीक है, देन सच पब्लिक रॉन्ग्स आर नोन एज क्राइम, ठीक है. सिंस टॉट इज कंसिडर्ड टू बी प्राइवेट रॉन्ग, द इंजर्ड पार्टी हिमसेल्फ हैज़ टू फाइल अ सूट एज द प्लेंटिफ. अब जब आप सिविल की बात करेंगे, जब आप आईपीसी पढ़ेंगे तो क्राइम वगैरह की बात करेंगे, तब आप समझेंगे कि जो सिविल होता है, सिविल जो केस होता है वो इंडिविजुअली खुद से लेकर आता है, ठीक है. और जो क्राइम होता है, क्राइम जो होता है इंजर्ड पार्टी की तरफ से स्टेट केस लेकर आती है. जो आपका सरकारी वकील होता है वो केस लड़ता है, ठीक है. तो यहाँ पर जो टॉट है, टॉट के लिए अगर आप कोई भी केस सूट फाइल कर रहे हैं तो वहाँ पर जो इंजर्ड पार्टी है ही हिमसेल्फ हैज़ टू फाइल अ सूट एज अ प्लेंटिफ. जबकि जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग है उसमें जो रॉन्ग डूअर है, जिसने ऑफेंस किया है, जो ऑफेंडर है, ठीक है, वो उसके खिलाफ जो है कोर्ट इंजर्ड पार्टी ने स्टेट लेकर आती है, सरकारी वकील जो है उसके खिलाफ केस लड़ता है, ठीक है. अब आप कहें कि मैम क्या नहीं, आप हो सकते हैं, जो इंजर्ड पार्टी है वो बाकायदा अपनी तरफ से इफ़ यू आर केपेबल आप अपना भी एडवोकेट आप साथ में कर सकते हैं. लेकिन जो क्रिमिनल होता है, क्रिमिनल में सरकारी वकील का ये ड्यूटी बनती है कि वो जितने भी ऐसे क्राइम के केसेस होते हैं उसमें स्टेट को की तरफ से ही वो अपने आप ही सो मोटो ही अपने आप ही जो है वो उसकी पार्टी बन जाता है, ठीक है. और एडवोकेट जो सरकारी वकील होते हैं, जो एपीओज वगैरह नहीं होते आपके कोर्ट्स में आप देखेंगे, वो जो है उस स्टेट के बिहाफ पर उस केस को लड़ते हैं, ठीक है. इफ़ एट एनी स्टेट इंजर्ड पार्टी लाइक्स ही में एग्री टू कंप्रोमाइज विद द टॉट फीजर. टॉट फीजर कौन है, रॉन्ग डोअर है, एंड विड्रॉ द सूट फाइल बाय हिम, ठीक है. अब कहीं भी ऐसा केस हुआ है तो जब अगर सिविल जो रॉन्ग होता है इसमें क्योंकि कंपनसेशन दिया जाता है, अब केस भाई बहुत लंबा चलेगा, नहीं चलाना चाहते दोनों पार्टीज़ के बीच में जो है वो कंपनसेशन वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है और वो क्या करते हैं, केस विड्रॉ कर सकते हैं. बट क्राइम एक्सेप्ट इन सर्टेन एक्सेप्शनल केसेस, कुछ एक्सेप्शनल केसेस के अलावा द लॉ डज नॉट परमिट अ सेटलमेंट बिटवीन अ रॉन्ग डूअर एंड द अग्रीव्ड पार्टी, ठीक है. क्यों नहीं कर जाती, क्योंकि वो सोसाइटी, भाई ऑफेंस सोसाइटी के अगेंस्ट है, ऐसे में कॉम्प्रोमाइज़ करना परमिट नहीं करती है लॉ. लेकिन कुछ ऐसे केसेस है जहाँ पर आप कॉम्प्रोमाइज़ करके आप केस वापस ले सकते हैं, बट क्रिमिनल में कोर्ट पर वो लॉ परमिट नहीं करता. इन द केस ऑफ टॉर्ट द एंड ऑफ जस्टिस आर मेड बाय अवॉर्डिंग कंपनसेशन, ठीक है. एंड ऑफ जस्टिस यानी कि आपका जस्टिस कब हो गया, जब एक जो इंजर्ड पार्टी है उसको पूरा कंपनसेशन मिल गया, बस आपने उस पर्टिकुलर जो जिस वजह से आपने सूट फाइल किया था वो आपको
हो गया। वेर इज इन द केस ऑफ रॉन्ग डूअर द जो मैंने कहा था ना प्राइमरी जो रेमेडी है वो कंपनसेशन है टॉर्ट में, जबकि प्राइमरी रेमेडी आपके क्राइम में पनिशमेंट है। तो जब पनिशमेंट हो गया तो इसका मतलब आपको जस्टिस जो है वो डिलीवर हो चुका है। उसके बाद हम बात करते हैं, ये तो क्राइम और टॉर्ट के बीच में था, अब बात करते हैं टॉर्ट एंड ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है भाई, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हमारे पास है, तो हमारे पास एक्ट दिया हुआ है, तो हम उन सेक्शंस के थ्रू अपने जो ब्रीच है उसके रिगार्डिंग हम केस ला सकते हैं। तो इसमें डिफरेंस क्या है? अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट रिजल्ट्स फ्रॉम द ब्रीच ऑफ द ड्यूटी अंडरटेकन बाय द पार्टीज देमसेल्फ, द एग्रीमेंट द वायलेशन ऑफ विच इज नोन एज अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज मेड बाय द पार्टीज विद देयर फ्री कंसेंट, वेयर इज द टॉर्ट ऑन द अदर हैंड रिजल्ट्स फ्रॉम द ब्रीच ऑफ सच ड्यूटी विच आर नॉट अंडरटेकन बाय द पार्टीज देमसेल्फ बट विच आर इम्पोज्ड बाय द लॉ। समझिए इस बात को, ए और लॉ ऑफ टॉर्ट की बात करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं। तो ए और बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ठीक है। इस जब भी लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जब आप स्टार्ट कर चुके होंगे और लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पढ़ेंगे तो प्रपोजल एक्सेप्टेंस लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कैसे फॉर्म होता है वो बात करेंगे। तो जो ए है, एक ने कोई प्रपोजल रखा, बी ने वो एक्सेप्ट कर लिया। आप जो लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, जो आप कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म करते हैं, उसकी जो गाइडलाइंस होते हैं, उसके जो रूल्स होते हैं, उसकी जो पॉइंट्स होते हैं, वो आप दोनों ही निर्धारित करते हैं आपस में, ठीक है। अब उस पर्टिकुलर पॉइंट को, एक किसी पॉइंट को अगर वो ब्रीच कर देता है यानी कि उसका उल्लंघन कर देता है, तो वहाँ पर जो है वो वायलेशन हो जाता है, ठीक है। फिर आप उस ब्रीच के लिए कोर्ट में जाते हैं, ठीक। जबकि टॉर्ट में ऐसा नहीं है। टॉर्ट में ए और बी, सपोज ए के साथ कुछ गलत हुआ है बी के द्वारा, यानी कि बी ने ऐसा कोई एक्ट किया है जिससे रॉन्गफुल एक्ट हो गया, तो ए जो इंजर्ड पार्टी है और बी जो है, इनके बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ये कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है, ठीक है। जो जनरल हमें लीगल राइट्स प्रोवाइड करे गए हैं, राइट्स एंड ड्यूटीज़ जो हमारी है, ठीक है, उनका जब उल्लंघन होता है, इनका जब वायलेशन होता है, तब हम टॉर्ट लाते हैं। जबकि यहाँ पर लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में ए और बी के बीच में ऑलरेडी कोई कॉन्ट्रैक्ट है, उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस ए और बी ने बनाई है। ए ने अगर उसका इन्फ्रिंजमेंट कर दिया है तो बी उसके खिलाफ ला सकता है और क्या कहते हैं, कोर्ट उसे जो है वो सेटल डाउन करता है। जबकि टॉर्ट में जो रॉन्ग डूअर है और जो प्लेंटिफ है, उसके बीच में कोई करार नहीं है, कोई एग्रीमेंट नहीं है, बट जो लॉ के तरफ से जो लीगल राइट एंड ड्यूटी हैं, उनका जब वायलेशन होगा तो जो रॉन्ग डूअर है वो उसके खिलाफ केस लाया जाएगा। कौन लाएगा? इंजर्ड पार्टी लेकर आएगी, ठीक है। In a contract, the duty is based on the privity of contract and each party owes duty only to the other contracting party. Whereas the duty imposed by the law on the law of torts are not towards any specific individual or individuals, but they are towards the whole world at large. देखिए, अब जब लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की, मैंने अभी आपसे बताया ना, ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट है, तो ए जो है वो बी के साथ ही लाइबल है, बी के साथ ही इसके कुछ अधिकार हैं, राइट्स हैं और कुछ ड्यूटीज़ हैं, और ऐसे ही बी के ए की तरफ राइट्स एंड ड्यूटीज़ हैं, उनका तीसरे इंसान से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। जब कोर्ट में ये केस लेकर भी आएंगे ना लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का, तो कोर्ट ये देखेगा कि बताइए आपका कॉन्ट्रैक्ट क्या हुआ था। अब आप सारी जो ए टू जेड जैसे कॉन्ट्रैक्ट की शर्तें रखी गई थी वो सारी बताएंगे। इन शर्तों के बेसिस पे ही कोर्ट ये देखेगा कि ए ने बी के साथ कोई ए और बी के बीच में जो ए है पर्सन, उसने कोई इन पर्टिकुलर शर्तों का, इन पर्टिकुलर कंडीशंस का उल्लंघन किया है या नहीं किया, ठीक है। जबकि जो जैसे मैंने बताया, ए टॉर्ट में क्या है कि ए और बी के बीच में कोई करार नहीं है, वो एक दूसरे के लिए ही लाइबल नहीं है। ए के ऊपर भी एक जनरल लीगल ड्यूटी और जनरल लीगल राइट है, राइट एंड ड्यूटी है, बी के ऊपर भी है। अब हो सकता है ए बी के खिलाफ ऐसा कोई उसका जो रॉन्गफुल एक्ट है वो बी के खिलाफ ना, उसी के खिलाफ हो सकता है उसका जो एक्ट है वो डी के खिलाफ हो, ठीक है। तो जो आपका ये ड्यूटी है, लीगल ड्यूटी जो है, वो बी सी डी होल वर्ल्ड के खिलाफ है। आप, मेरा काम है, मेरे पास अधिकार है कि वो मेरी फ्रीडम को कोई भी इन्फ्रिंज ना करे, वॉयलेट ना करे राइट टू फ्रीडम को। तो वैसे ही मेरी लीगल ड्यूटी बनती है कि मैं वर्ल्ड एट लार्ज, यानी कि इस सोसाइटी में रहने वाले हर व्यक्ति, छोटा बड़ा सब व्यक्ति के लीगल राइट को इन्फ्रिंज, वॉयलेट ना करूँ, ठीक है।
तो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो सिर्फ उन लोगों के बीच में है जिन लोगों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, बल्कि जब लॉ ऑफ टॉर्ट है वो लीगल एंड राइट जो है वो एक व्यक्ति के दूसरे पूरे वर्ल्ड के अगेंस्ट हो जाते हैं, ठीक है। इन ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट डैमेजेस में भी लिक्विडेट का है कि कई बार आप टर्म्स में हो सकता है कि आपने कंपनसेशन मेंशन ना किया हो, तो लिक्विडेटेड क्या होता है, निर्धारित जो क्या कहते हैं आपकी जो कि भाई अगर इसने ये करा तो उसके ऊपर 5,000 रुपये का जुर्माना लगेगा, ये आपने पहले से ही टर्म मेंशन कर रखी है कि अगर इसने एक पर्टिकुलर किस्त नहीं दी तो 5,000 रुपये इसके ऊपर जुर्माना लगेगा प्लस करके, ठीक है। जबकि लॉ ऑफ टॉर्ट में अनलिक्विडेड होता है, जैसी आपकी क्षति होगी, जैसा आपका डैमेज होगा वैसे ही डैमेजेस जो हैं आपको दिए जाएंगे, ठीक है। तो ये तो था आपके डिफरेंसेस बिटवीन लॉ ऑफ टॉर्ट एंड क्राइम एंड लॉ ऑफ टॉर्ट एंड लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बीच में, ठीक है। नेक्स्ट हम नए टॉपिक के साथ आएंगे, तब तक ले थैंक यू।